हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाला अपने CUI के यूनिट नंबर 3 को। हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट देखेंगे विद 3R PYQs क्वेश्चन, जिसमें हम देखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज लॉ के बारे में कि लॉ होता क्या है, उसके सोर्सेज ऑफ लॉ एंड ट्राइब्यूनल्स एंड आर्बिट्रेशंस एंड मैनी मोर टॉपिक्स, जो इस यूनिट में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा लॉ। बेसिकली लॉ होता क्या है, लॉ से आप क्या समझते हैं? तो अगर आप एक सिनेरियो समझिए कि अगर हमारी कंट्री के अंदर लॉ नहीं होगा तो क्या होगा? क्या हमारी कंट्री चल पाएगी? नहीं, हमारी कंट्री क्या हो जाएगी? क्रैश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, किसी को भी मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो क्या होगा? हमारी कंट्री चल ही नहीं पाएगी। तो लॉ हमारे क्या करता है? लॉ हमें ये बताता है कि हमारे जो कंट्री के सिटीजन्स हैं वो किस तरीके से रहेंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो क्या क्या नहीं कर सकते। वो हमारा कौन बताता है? वो हमारा कौन बताता है? वो हमें बताता है लॉ। और लॉ की हेल्प से हम अपनी किसी भी कंट्री को काफ़ी अच्छे से रन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे किसी भी कंट्री में बिना लॉ के वो कंट्री रन कर सकते हैं। वो कंट्री क्रैश हो जाएगी, क्योंकि लोग किसी अपनी सुनेंगे तो वो कुछ भी करेंगे, तो कंट्री चल ही नहीं पाएगी। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि लॉ बेसिकली होता क्या है, यही किस लिए होता है। तो लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ क्या है? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। लॉ क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो किसने बनाए हैं? हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और सोसाइटी टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोटेक्ट पीपल्स राइट। किस चीज़ के लिए? लॉ हमारी गवर्नमेंट क्यों बनाती है? वो इसलिए बनाती है कि जो भी हमारी सोसाइटी है उसको मेंटेन करने के लिए, जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनके पास काफ़ी सारे राइट्स हैं, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सिटीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, और काफ़ी चीज़ें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट में क्या लिखा है? मेन फंक्शंस ऑफ लॉ। लॉ के फंक्शंस क्या है? पहला क्या? प्रोटेक्टिंग राइट्स। जो भी हमारे सिटीजन्स के राइट है उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। प्रोमोटिंग जस्टिस, जस्टिस को क्या करना? प्रमोट करना। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर किसी के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उसको क्या करना? रिजॉल्व करना। तो ये किसका काम होता है? ये हमारा सबका काम होता है, लॉ का। आप लॉ को एक तरीके से इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लॉ हमें क्या करता है? बाइंड कर देता है। कुछ रूल्स होते हैं, हमें उन रूल्स के अंडर ही अपना काम करना होता है, उसके अंडर ही हमें रहना होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब जो हमारे क्वेश्चन आया था वो हमारा AKT 2021-22 में आया था। तो क्वेश्चन आया था, क्या था? एक्सप्लेन या एग्जामाइन द सोर्स ऑफ लॉ एंड इट्स टाइप। आपको क्या बताना था कि सोर्स ऑफ लॉ होता क्या है, ये सोर्स ऑफ लॉ है क्या, एंड आपको उसके टाइप्स बताने थे। तो बेसिकली सोर्स ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं? तो सोर्स ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो आपका लॉ है वो आया कहाँ से है। किसी न किसी, बोलते ना कि किसी न कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, तो वो स्टार्ट हुआ कहाँ से, वो आया कहाँ से है, वो चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन करनी थी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? द सोर्स ऑफ लॉ रेफर्स टू द ऑरिजिन फ्रॉम वेयर द लॉ कम। सोर्स ऑफ लॉ ये बताता है कि जो हमारा लॉ है वो कहाँ से वो कहाँ से आया है, उसका ऑरिजिन क्या है। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। दीज इंक्लूड्स ट्रेडिशंस, रिटन रूल्स एंड डिसीजन दैट गाइड अ सोसाइटी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ रिटन रूल्स होते हैं, और कुछ डिसीजन मेकिंग होती है। जो सोसाइटी को गाइड करने के लिए कुछ डिसीजंस होते हैं। उन सब चीज़ों को मिला के हमारा हम मानते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ लॉ ही कहीं से हमारा लॉ आया है। तो कुछ हमारे जो पहले टाइम पे कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने अपने ओपिनियन दिए थे कि हमारा जो लॉ है वो कहाँ से आया। तो पहले हमारे थिंकर थे ऑस्टिन। ऑस्टिन ने अपना ओपिनियन दिया था लॉ को लेकर। तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि सोवरीन एज सोर्स ऑफ लॉ। सोवरीन का मतलब क्या होता है? राजा। यानी जो भी कंट्री का राजा है उसने जो भी कमांड दी, जो भी उसने बोल दिया, वही हमारा क्या बन गया? लॉ बन गया। तो उनका मानना ये था। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में सोवरीन कौन है? सोवरीन आप राजा नहीं, एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि सोवरीन का एक मतलब ये भी होता है कि कोई ऐसे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जिसको हम चैलेंज ना कर पाए। तो हमारी इंडिया के अंदर कौन सी है? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट हमारी क्या है? सोवरीन, एक सुप्रीम पावर है जो हमारे लॉज को बनाती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। सब काम किसका होता है? पार्लियामेंट का। तो ऑस्टिन का ये मानना था कि सोवरीन एज अ सोर्स ऑफ लॉ है। एक सेवनी जी क्या कहते थे कि कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ, यानी जो भी हमारी पुरानी प्रथाएं हैं वो हमारा सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, ये बोलते थे। अब थियोलिजियन क्या बोलते थे? रिलीजियस स्क्रिप्ट्स आर द सोर्स ऑफ लॉ। जो भी हमारी रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं वो हमारा सोर्स ऑफ लॉ है।
अब इन थिंकर्स ने तो बता दिया, उन्हें अपने अपने ओपिनियन दिए थे, इनके हिसाब से जो राजा है वहाँ जो राजा ने बोल दिया वही लॉ बन गया। इनके हिसाब से क्या बोलते थे, जो भी हमारी पुरानी प्रथाएं चलती आ रही है वहाँ से हमारा लॉ बना है। ये क्या बोलते हैं कि जो भी हमारे रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं, लाइक जो भी हमारी रिलीजन की स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर जो भी लिखा हुआ है वहाँ से हमारा सोर्स ऑफ लॉ बना है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल हमारा सोर्स ऑफ लॉ है क्या। ठीक है, अब सबसे पहला आता है हमारा सोर्स ऑफ लॉ। 3 है हमारे। पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको इस सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपने यूनिट 1 में काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, लेकिन फिर भी यहाँ हम देखेंगे थोड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, द हाईएस्ट लॉ इन अ कंट्री दैट डिफाइन हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसा सबसे हाई, किसी भी कंट्री का जो हाईएस्ट लॉ है, जो ये बताता है गवर्नमेंट को कि उसे किस तरीके से काम करना है, उन्हें किस तरीके से जो भी सिटीजन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, वही हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ है, कि हमारा जो लॉ का जो ओरिजिन है वो हमारा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा क्या है हमारा, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन यानी लॉ मेकिंग, यानी लॉ मेड बाय गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, लाइक ट्रैफिक, टैक्स लॉ, यानी जो भी हमारा लॉ बनाता है वो हमारा कौन बनाता है, लॉ। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ऑस्टिन क्या बोले थे, जो पहले थिंकर्स थे, ऑस्टिन ने क्या बोला था कि सोवरिन इज अ सोर्स ऑफ लॉ, यानी जो भी राजा है, जो भी कंट्री का राजा है, जो उसने बोल दिया वही लॉ है। तो इसका मतलब क्या, जो लॉ बना रहा है, जो पार्लियामेंट या गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं हमारे लॉ मेकिंग में या जो हमारा ओरिजिन ऑफ लॉ है उसमें वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। लाइक जैसे ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं, टैक्स लॉ होते हैं कि आपको इस चीज़ पे इतना टैक्स देना है, तो वो लॉ किसने बनाए, हमने थोड़ी बनाए। मैं और आप थोड़ी गए थे कि यार ये टैक्स आप इतना कम करो, अगर हम होते तो हम क्या इतना टैक्स करते, नहीं, हम क्या करते, हम तो कुछ अलग ही कर देते, बहुत कम टैक्स देते, बट नहीं है। तो ये लॉ मेकिंग किसने करी, हमारी पार्लियामेंट ने करी। तो इसका मतलब लेजिस्लेशन भी हमारा क्या है, ओरिजिन ऑफ लॉ है। थर्ड है हमारा कस्टम्स। कस्टम्स यानी पुरानी जो भी हमारी प्रथाएं बहुत सालों से चलती ही आ रही हैं, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है हमारा ओरिजिन ऑफ लॉ में। जिसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस फॉलो बाय द पीपल्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी प्रथाएं चलती हुई आ रही है जो हम आज भी फॉलो करते हैं, तो वो भी हमारी कहीं ना कहीं इस चीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये जब भी सोर्स ऑफ लॉ है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करें, लेजिस्लेशन एंड कस्टम्स को एक्सप्लेन करें काफ़ी अच्छे से। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, लाइक थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि हमारा सोर्सेज बेसिकली किस तरीके से क्लासिफाई हुए हैं। If we look around and examine the contemporary legal system, it may be seen that the most legal systems are based on legislation. अगर आप अपने ही कंट्री के नहीं, अगर आप आसपास कंट्री को भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करेंगे ना, तो उनके लीगल सिस्टम पे अगर आप जाएंगे तो उनका लीगल सिस्टम बेसिकली किस पे बेस्ड है, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन यानी लॉ मेकिंग पे। लॉ मेकिंग कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट। यानी कहीं ना कहीं हर चीज़ें अटक जाती है हमारी गवर्नमेंट पे आके, कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी लीगल सिस्टम है, वो कौन संभाल रहा है, हमारा लेजिस्लेशन संभाल रहा है। हम अपनी कंट्री की नहीं, अगर आप किसी भी और कंट्री की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एट द सेम टाइम इट इज इक्वली ट्रू दैट समटाइम कस्टम्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लीगल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो आप ये भी मान सकते हैं, इक्वली ये भी ट्रू है, ये भी सत्य है कि जो हमारे कस्टम्स है, जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं, वो भी लीगल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि अगर हमारा, आप सोचिए कि कोई भी हमारी गवर्नमेंट अगर कोई भी वो लॉ बनाएगी तो वो हमारे बारे में सोचेगी, नहीं सोचेगी। वो सोचेगी कि जो हमारी प्रथाएं हैं, जो हम करते हुए आ रहे हैं, उनके कुछ हार्म ना पहुंचे, या कोई भी हमारे रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं उनको ध्यान रख के वो लॉ बनाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इन सम ऑफ द लीगल सिस्टम कोर्ट डिसीजन आर बाइंडिंग एज लॉ। कुछ सिस्टम, लाइक अगर हम लीगल सिस्टम की बात करें तो कोर्ट क्या है, कोर्ट जो हमारा कोर्ट वगैरह होते हैं वो भी किसको फॉलो करते हैं, वो भी लॉ को फॉलो करते हैं। वो कोई भी डिसीजन देंगे वो किसकी बेस पे देंगे, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी बोल देंगे। नहीं, हमारे यहाँ लॉ बने हुए हैं, तो उनको सब चीज़, लाइक जो भी हमारे सिटीजन्स है, जो भी हमारे सुपीरियोरिटी पावर्स हैं, जुडिशरी सिस्टम्स हो गए, सबको लॉ को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो ये होता है हमारा लाइक कि हमारा ओरिजिन ऑफ लॉ था क्या। आई होप आपको क्लियर होगा। तो जितना भी आपको समझ आया ना, आप उसके अंदर सब लिख दीजिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसके अंदर कंटेंट मैंने काफ़ी मतलब इसमें लिखा हुआ है काफ़ी चीज़ें, तो आप इसको थोड़ा डायग्रामेटिक वे में और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके आए। अगर हम पढ़ें, अब इसमें क्या पूछा था कि आपको टाइप्स ऑफ लॉ भी बताने थे, तो टाइप्स ऑफ लॉ अब हम देखेंगे। लॉ कैन बी डिवाइडेड इंटू सेवरल कैटेगरीज।
लॉ हमारा काफ़ी लाइक 4-5 तरीके के नहीं, काफ़ी तरीके के लॉ होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। तो पहला हमारा क्या होता है, सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या होता है, डील विद डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रॉपर्टी, फैमिली मैटर्स। सिविल लॉ क्या होता है कि अगर कोई भी दो पर्सन के बीच में या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारा कौन सा लॉ है, सिविल लॉ। लाइक जैसा आप समझ सकते हो कि प्रॉपर्टी आपका बहुत बार होता है कि लाइक फैमिलीज में क्या होता है, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा झगड़ा होता है कि इतने % प्रॉपर्टी मेरी है, इतने इसकी है, इतनी इसकी है। तो इस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, सिविल लॉ का यूज करेंगे। लाइक सिविल लॉ के अंडर आप आएंगे। फैमिली मैटर्स लाइक डाइवोर्स वगैरह हो गया, वो भी हमारे किसके अंदर आता है, सिविल लॉ के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि जो मर्डर वर्डर कर देते हैं वो किसके अंडर आते हैं, हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या होता है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स हैं, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको उन्हें फॉलो करना है, या वो किसके अंदर आता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर। वही इसके अंदर लिखा हुआ रिलेट्स टू द रूल्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक राइट्स ऑफ सिटीजन। जो भी हमारे राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, बेसिकली ये बताता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट्स लाइक गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, आप उनको उनकी जॉब बताएं, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करें। उनके साथ ऐसा ना हो कि आप उनको बोल रहे हैं अरे तो ऐसे है, लाइक बोलते हैं ना कि लाइक भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप किसके अंडर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आते हैं, और आप उसका यूज कर उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को जस्टिस दिला सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हर तरीके का लॉ बना हुआ है। अगर आपको कोई मार भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप हर तरीके के लॉ का यूज करके अपने आप को जस्टिस दिला सकते हो, इसलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, जो भी हमारी अदर कंट्रीज होती हैं, क्योंकि हम अपनी कंट्री को अकेले तो रन नहीं कर सकते, हमें कुछ कंट्रीज की सपोर्ट की जरूरत जरूर पड़ती है। तो जब बहुत सारी कंट्रीज आपस में वर्क करती हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमें उनको फॉलो करने होते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं, हमारे इंटरनेशनल लॉ के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये ना मैंने प्रॉपर डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, आप इन नोट्स को जब देखेंगे ना तो आप लाइक या तो आप खुद लिख लीजिए या आप इनको एक बार खुद से पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ क्या होता है, लाइक जो भी पर्सनल मैटर हुआ, पर्सनल मैटर में यहाँ क्या बात आती है, मैरिज की, फैमिली की, रिलीजन की, इनसे रिलेटेड कोई भी आपको डिस्प्यूट होता है तो आप पर्सनल लॉ का यूज कर अपने इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो हर चीज़ का, यानी पर्सनल, अगर आपको कोई भी पर्सनल मैटर भी है, प्रोफेशनल मैटर भी है, हर मैटर पे लॉ बने हुए हैं, तो आप उन लॉ का यूज करके अच्छे से अपना आपको जस्टिस दिला सकते हो। ठीक है, अब एक समरी में अब हम देख लेते हैं जो भी मेरे 6 टाइप्स थे वो मैंने एक समरी के अंदर लिख दिए हैं कि क्रिमिनल लॉ हमारा क्या होता है, फॉर क्राइम्स के लिए होता है। सिविल लॉ हमारा सॉल्विंग आर्ग्यूमेंट्स या डिस्प्यूट्स। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फॉर कंट्री रूल्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह के लिए। इंटरनेशनल लॉ कंट्रीज वर्किंग, जब वो टुगेदर एक साथ काम करते हैं उस चीज के लिए। पर्सनल लॉ आपको पता है, पर्सनल लाइफ से या फैमिली से। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ये क्वेश्चन मैंने काफी अच्छे से लिख दिया है, लाइक काफी अच्छे से कंटेंट इसमें मैंने लिखा है, तो आप इसको जरूर अच्छे से एक बार पढ़ लें तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया, यहाँ से हमारा क्वेश्चन 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम अपने इंडिया के अंदर जुडिशरी सिस्टम की बात करें तो हमारे अंदर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, बहुत बहुत ज़्यादा। क्या हमारे पास इतने जुडिशरी सिस्टम्स हैं? नहीं है। हमारे पास क्या हर जगह आपकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है? नहीं, इतने नहीं है। हमारे पास जजेस भी इतने नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम कोर्ट हैं, बहुत ज़्यादा कम हमारे पास जुडिशरी सिस्टम्स हैं। तो अगर आपके कोई भी छोटे मोटे डिस्प्यूट होंगे, क्या आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाओगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, वो पहले से ही ओवरबर्डन है। ओवरबर्डन यानी उनके पास पहले से ही इतने सारे केसेस हैं जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, बहुत टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या, जो भी केसेस वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जैसे आपने बहुत ज़्यादा केसेस देखे होंगे, जैसे हमारा एक निर्भया केस था जिसके बारे में आपने सबने सुना होगा, तो वो क्या था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। रेप कब हुआ था?
और उनको सज़ा कब मिली, काफ़ी साल लगे। इसका मतलब क्या, जो हमारा सिस्टम है जुडिशरी सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हर कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत मोटा पैसा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो हर कोई उन्हें वो पैसा भी नहीं दे सकता। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारा क्या आया, ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। ट्राइब्यूनल्स क्या करता है हमारा, क्या करता है हमारा, इस चीज़ को कम कर देता है। यानी अगर आपको छोटे मोटे दिक्कत हो गई है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, आप एक ट्राइब्यूनल्स के अंदर जाएंगे। अगर लाइक जैसे आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, या आपके बीच में कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो गया किसी को लेकर, तो एक एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल्स बनाया गया होगा। आप वहां जाके उस कंप्लेन लिख सकते हैं और अपने उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा और, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ट्राइब्यूनल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल, इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर एक तो एक्सपर्ट्स होते हैं, इसके अंदर लाइक ट्राइब्यूनल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो उस चीज़ का एक्सपर्ट होते हैं, एक हमारा क्या होता है, जुडिशियल मेंबर होता है, जिसको लाइक लॉ वगैरह का पता हो, जुडिशरी का थोड़ा ओवरव्यू हो वो। तो इसमें दो चीज़ें आप जरूर याद रखिए कि अगर कोई भी आप स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल्स के में जा रहे हैं तो वहाँ उनके एक्सपर्ट भी मिलेंगे आपको और जुडिशियल मेंबर्स भी मिलेंगे, जुडिशियल मेंबर्स भी आपको मिलेंगे। तो आई होप ट्राइब्यूनल तो आपको क्लियर होगा, मैंने इतना भी थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है तो इतना आपको समझ आ गया होगा। सब डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है, अ ट्राइब्यूनल इज अ स्पेशल कोर्ट सेट अप टू डील विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस। ट्राइब्यूनल क्या है कि स्पेशल टाइप का कोर्ट है जो किस चीज़ के लिए बनाया गया है, किसी स्पेसिफिक केस के लिए हमने बनाया है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल, टैक्स से रिलेटेड तो टैक्स ट्राइब्यूनल, जो भी है। ठीक है, तो अनलाइक रेगुलर कोर्ट ट्राइब्यूनल्स वो कंसर्न पर्टिकुलर एरिया लाइक टैक्स, लेबर, एनवायरनमेंट, ये ऐसे नहीं कि पूरे ओवरऑल पे काम करते हैं, ये एक स्पेसिफिक एरिया पे काम करते हैं। लाइक टैक्स हो गया, लेबर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ जाके उसको रिजॉल्व करा सकते हैं। अभी क्या होता है, ये ऐसे नहीं होते कि इतना इतना 6-6 साल 5-5 साल लेंगे आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, नहीं। वहाँ आपको एक्सपर्ट मिलते हैं, वहाँ आप जाते हैं, अपने डिस्प्यूट को बताते हैं और आप लाइक बोलते हैं ना कि आपको जल्दी जस्टिस मिल जाता है। यहाँ ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू लाइक अगर हम देखें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो जाना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, दे वर्क फास्टर एंड आर लेस फॉर्मल देन नॉर्मल कोर्ट्स। ये क्या होते हैं, फास्ट होते हैं क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं तो उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। और ये क्या होता है, लेस फॉर्मल होते हैं लाइक नॉर्मल कोर्ट्स की तरह। ठीक है, नॉर्मल कोर्ट्स अगर हम देखें तो ये थोड़े लेस फॉर्मल होते हैं क्योंकि आपको पता ही वहाँ एक्सपर्ट वगैरह बैठे हैं तो वही डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है, वाई ट्राइब्यूनल्स आर इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, अब आपको पता चल गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट। वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। टू गिव डिसीजन क्विकली डिसीजन के लिए ये हमारे बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप लाइक आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप समझो कि आपके यहाँ, चलो झगड़ा नहीं, आपके यहाँ कोई चोरी हो गई, तो आप कहाँ जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाओगे, या आपको किसी ने कुछ कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाओगे, तो फिर तो बस आपकी दोबारा चोरी हो जाएगी लेकिन आपका वो जस्टिस नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। क्योंकि हमारा जुडिशरी सिस्टम किस पे काम करता है, लाइक एक तरीके से समझ सकते हैं, ना वो सुन सकता है ना वो देख सकता है, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वो सबूतों के आधार पर ही डिसीजन देता है। अगर आप सबूत दिखाओगे को, आप कितना ही बोल दो कि सामने वाला सही है गलत है, सही है गलत है, बट अगर आपके पास सबूत नहीं होगा तो क्या कोई आपकी बात का यकीन करेगा, नहीं। कोर्ट से भी भगा दिए जाओगे आपकी, अरे पहले सबूत लेके आओ, इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा आप रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है टू हैंडल स्पेशलाइज्ड केसेस दैट नीड एक्सपर्ट नॉलेज। वही कुछ स्पेशल केसेस के लिए हमारा बनाया जाता है ताकि जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो जल्दी डिसीजन ले सके। अगर वहीं हम बात करें इसके टाइप्स की, तो टाइप ऑफ ट्राइब्यूनल्स, पहला ट्राइब्यूनल का टाइप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या होता है, दिस डील विद डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के बीच में जब कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में जा सकते हैं। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप 15-20 साल से एक ही पोजीशन पे आपको प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाएंगे और आप वहाँ अपनी कंप्लेन लिखेंगे और आपको जल्दी से जल्दी आपको प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप जा सके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में अपने प्रमोशन के लिए, ठीक है। पेंशंस वगैरह होती हैं, लाइक जैसे गवर्नमेंट्स वगैरह अगर आप हो जाते हो, रिटायर हो जाते हो तो पेंशंस वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल क्या होता है? हैंडल डिस्प्यूट रिलेटेड टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, लाइक टैक्स नहीं दे रहा है कोई, लाइक कोई आपसे टैक्स बहुत ज्यादा ले रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है आप यहाँ जाके रिजॉल्व करा सकते हो। नेक्स्ट है लेबर ट्राइब्यूनल्स। लेबर ट्राइब्यूनल्स डील विद डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉय एंड द वर्कर। जब भी एम्प्लॉय और वर्कर के बीच में कोई भी लड़ाई होती है, लाइक आप सैलरी नहीं दे रहे हो उसको, आपने जितने पैसे उसको तय किए हैं आप उससे कम दे रहे हो, तो उस तरीके के इश्यूज के लिए आप कहाँ जा सकते हो? लेबर ट्राइब्यूनल जा सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। फोकस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक पॉल्यूशन वगैरह। अगर आप बहुत ज्यादा करते हो, अगर आप किसी को देख रहे हो कि भाई ये तो कर रहा है, ये मान ही नहीं रहा है, तो आप वहां जाके उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, या लाइक उससे जो भी डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल्स क्या होता है? लाइक आप किसी भी सर्विसेज, लाइक कोई भी सर्विस होगी, आप उसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, आपको लगता है कि अरे ये तो प्रोडक्ट में कुछ लिखा था कुछ, अरे ये दे कुछ और रहे हैं, तो उस चीज को लाइक आपको लग रहा है कि हमें पुअर क्वालिटी दे रहे हैं बट ये हमसे पैसे ज्यादा ले रहे हैं, तो आप कहाँ जाकर उनकी कंप्लेंट कर सकते हो? कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल में कर सकते हो। अब आप देखते हो जो हमारे चिप्स आते हैं 5 रुपए वाले, उसमें इतनी सारी तो हवा भरी रहती है और 4-5 चिप्स रहते हैं, तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए तो हम कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहीं तो लिखा हुआ नहीं है कि हम इसके अंदर इतने चिप्स रखेंगे, ठीक है। हाँ, ये तो मैं ऐसी मजाक में बोल रही थी, बट अगर आपको किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ट्राइब्यूनल्स हमारा होता है क्या। इन सिंपल टर्म ट्राइब्यूनल्स आर लाइक मिनी कोर्ट। अगर हम इन बहुत ज्यादा सिंपल टर्म में बात करें तो हमारे ट्राइब्यूनल्स क्या है? एक तरीके से मिनी कोर्ट है, डिजाइन टू सॉल्व सर्टेन टाइप ऑफ केसेस क्विकली एंड एफिशिएंटली। वही कि किसी भी सर्टेन टाइप ऑफ केस को क्विकली और एफिशिएंटली रिजॉल्व करने के लिए हमारे ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। फीचर्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स क्या है? लाइक लेस फॉर्मल देन रेगुलर कोर्ट। रेगुलर कोर्ट से थोड़े कम फॉर्मल है। एक्सपर्ट हैंडल केसेस, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही उनके हैंडल केसेस को हैंडल करते हैं। डिसीजन आर यूजुअली फास्टर देन ट्रेडिशनल कोर्ट्स। अगर आप बात करें हमारे जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स होते हैं, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां तो आपको काफी साल लग जाएंगे, तो आपको वही डिस्प्यूट आपका रिजॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये काफी फास्ट होता है। आई होप आपको ट्राइब्यूनल काफी अच्छे से क्लियर होगा। अगर ट्राइब्यूनल्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे काफी अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन 2021-22 एंड 22-23 में हमारा पूछा गया था। तो आर्बिट्रेशन है क्या? अब आर्बिट्रेशन को समझिए आप, लाइक एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, ठीक है। ए और बी के बीच में भाई कोई झगड़ा हो गया है बहुत ज्यादा। अब क्या है, ए और बी डिसाइड करते हैं कि हम एक पर्सन को बुलाते हैं सी। एक पर्सन आएगा सी, जो तुम्हारी भी बात सुनेगा मेरी भी बात सुनेगा। सी क्या होगा? एक न्यूट्रल पर्सन होगा, ना वो ए की साइड से होगा ना वो बी की साइड से होगा। अब सी क्या करेगा? इन दोनों की बात सुनेगा और फिर वो डिसीजन देगा कि कौन सही है कौन गलत। अब ये जो सी, जो न्यूट्रल पर्सन आया है, हम इसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। ये कौन होता है? हमारा आर्बिट्रेटर। और इस प्रोसेस को हम पूरे इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्रेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन क्या है? बिना कोर्ट के, बिना लीगल सिस्टम या बिना कोर्ट के आप अपने डिस्प्यूट को, अपनी लड़ाई झगड़े को सॉल्व कर लेते हो, वही हमारा होता है आर्बिट्रेशन, जो मैंने आपको इस सिनेरियो की हेल्प से समझाया। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आर्बिट्रेशन इज अ वे टू सॉल्व डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू कोर्ट। आर्बिट्रेशन क्या है? एक ऐसा वे है जिसमें हम अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं बिना कोर्ट के जाए हुए। टू पीपल्स और ग्रुप विद अ डिसएग्रीमेंट चूज अ न्यूट्रल पर्सन कॉल अ आर्बिट्रेटर टू लिसन बोथ द पार्टी एंड मेक डिसीजन। वही कि अगर दो पर्सन या एक ग्रुप के अंदर लड़ाई हुई है तो वो एक न्यूट्रल पर्सन लेकर आएंगे, जो ना तो ए की साइड का होगा ना वो बी की साइड का होगा। वो क्या करेगा? इन दोनों की बात को सुनेगा और फिर अपना डिसीजन देगा, और इस पर्सन को हम क्या बोल रहे हैं? आर्बिट्रेटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं इसके टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन। पहला होता है एडहॉक आर्बिट्रेशन। एडहॉक आर्बिट्रेशन में क्या होता है? पार्टीज सेट देयर ओन रूल्स फॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। जो हमारी पार्टीज होती है ना, यही अपने आप ही रूल्स को, लाइक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, उनको खुद बताती हैं कि हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है।
लाइक ये किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को यूज नहीं करती, इसको हम बोलते हैं एडहॉक आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन जस्ट अपोजिट होता है हमारा एडहॉक आर्बिट्रेशन से। इसमें क्या होता है, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेल्प से उस प्रोसेस को करते हैं, तो दैट इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। वही लिखा हुआ है, आ रिकॉग्नाइज आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज द प्रोसेस। जो भी इंस्टीट्यूशन होगा स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को मैनेज करेगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें खुद पार्टीज खुद ही मैनेज कर लेती हैं एडहॉक आर्बिट्रेशन में। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या होता है, व्हेन बोथ पार्टीज आर फ्रॉम द सेम कंट्री एंड डिस्प्यूट रिजॉल्व इन द सेम कंट्री। डोमेस्टिक क्या होता है, आपकी लड़ाई इंडिया में हुई और इंडिया के अंदर ही आपने उसको रिजॉल्व कर लिया, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक आर्बिट्रेशंस। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है कि जो पार्टीज है वो डिफरेंट कंट्रीज की हैं और वो डिस्प्यूट जो है लाइक वो इंटरनेशनल रूल्स पे बेस्ड है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि आर्बिट्रेशन क्या होता है और आर्बिट्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्बिट्रेशन, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इस टॉपिक को काफी अच्छे से कर लें। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां से हमारा क्वेश्चन नेगेटिव 2022 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टर्म को आप एक्सप्लेन करना था कि बेसिकली ये होती क्या है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज अ लॉ दैट हैज बीन ऑफिशियली मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या है, एक लॉ है। कौन बनाता है उसको, पार्लियामेंट खुद ऑफिशियली उसको बनाती है। उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। समझ आया आपको, एक बार और सुनिए आप। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक लॉ है जो कौन बनाता है, पार्लियामेंट खुद से बनाती है। उसी लॉ को हम बोल रहे हैं, उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट आपको आपने यूनिट नंबर 2 में काफी अच्छे से पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट हमारी हेड होती है, लाइक वो सबसे सुपीरियॉरिटी पावर्स उसके पास होती हैं लॉ मेकिंग की, कौन लॉ हमारी कंट्री के अंदर अप्लाई होना है, कौन रिजेक्ट होना है। मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी किसके पास होती हैं, पार्लियामेंट के पास। और आपको पता है हमने सोवरीन भी अपने कंट्री के अंदर किसको बोला था, पार्लियामेंट को, ठीक है, याद रखिए। तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट इज अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल मीट टू डिस्कस एंड मेक डिसीजन अबाउट हाउ द कंट्री शुड रन। पार्लियामेंट के अंदर कौन लोग जाते हैं, जिन्हें हम लोग चूज करते हैं ना, वोटिंग वगैरह होती है ना, उसके बेस पे हम लोग चूज करते हैं। तो पार्लियामेंट क्या है, एक जो हम लोगों को वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक जो हम लोग वोटिंग के थ्रू चूज करते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं, उन लोगों में से लाइक को चूज वगैरह होता है उनका प्रोसीजर, वो हमने यूनिट 2 में पढ़ा था। वहाँ वो लोग जाते हैं, वो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए सही डिसीजन लेते हैं जो हमारी कंट्री को रन करने के लिए सही होगा। दैट इज ऑल अबाउट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो आपको समझ आ गया कि पार्लियामेंट एक्ट क्या है, एक लॉ है जो पार्लियामेंट ऑफिशियली बनाती है, उसको ही हम बोल रहे हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब उससे कुछ स्टेप्स आप याद कर लीजिए, लाइक अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इसको किस तरीके से अच्छे से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है स्टार्ट एन आइडिया, लाइक समवन हैज एन आइडिया टू मेक समथिंग बेटर फॉर द कंट्री। लाइक किसी के पास पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स हैं, उनके पास कुछ आइडिया है कि हम कंट्री के अंदर किसी भी फील्ड को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। लाइक जैसे आप समझ सकते हैं एवरीवन शुड गो टू स्कूल फॉर फ्री। अब एक पार्लियामेंट के एक मेंबर ने कहा कि हम एक ऐसा लॉ बनाते हैं कि जिसके अंदर हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट एन आइडिया। अपने आप जो भी आपका आइडिया है आपको उसको स्टार्ट करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, उस आइडिया को लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप पार्लियामेंट में गए और वहां जाके बोल दिया अरे हम तो चाहते हैं कि हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। नहीं, इस तरीके से नहीं होता। प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें वहाँ करनी पड़ती है। फिर आपको क्या करना है, रिटन डाउन अ प्लेन लाइक बिल। आपको एक उसका बिल क्रिएट करना होता है। बिल वही नहीं जो आप लाइक बिल एक वो भी तो होता है जैसे आप खरीदते हो तो हाँ वो आपको पैसे बताता है कि अरे 500 रुपये हो गए, वो वाले बिल की नहीं बात कर रहे हैं हम, यहाँ पार्लियामेंट के अंदर के बिल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दिस आइडिया इज रिटन डाउन लाइक रिटिंग अ लिस्ट ऑफ रूल्स एंड शेयर विद द पार्लियामेंट। अगर आपने सोच लिया, जैसे मैंने पहला आपको क्या बताना, अपने आइडिया को शेयर करना होता है। दूसरे में आपको क्या बताना, एक बिल क्रिएट करना होता है। बिल के अंदर आप क्या लिखेंगे, जो भी आपका आइडिया है उसके बारे में आप सब चीज़ें लिखेंगे कि मेरा आइडिया ये है, मैं अगर आप ये चाह रहे हो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराओ तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, वो सब चीज़ें आप किसके अंदर लिखो, अपने बिल के अंदर लिखो। टॉक
अबाउट इट। जब आप पार्लियामेंट में गए वहाँ आपने अपने शेयर आइडियाज़ किया। अब वो लोग क्या करेंगे, जो पार्लियामेंट के लीडर्स हैं वो लोग क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे। वो क्या देखेंगे कि ये जो आइडिया है, क्या ये आइडिया सही है, क्या ये काम कर पाएगा। अब ज़रूरी थोड़ी कि फ्री आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो वो काम कर पाए। तो हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस वहाँ आप देखोगे और वहाँ वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे। फिर वहाँ क्या होता है, फिर वहाँ वोटिंग सिस्टम होता है कि आप इस बिल को पास करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अब वहाँ के जो पार्लियामेंट के लोग हैं वहाँ वो यस और नो, लाइक किसी को पसंद आएगा वो यस करेगा, जिसको नो आएगा वो नो हो जाएगा। फिर अगर वो अप्रूव हो जाता है, ठीक है, अगर जो आपने बिल बनाया है वो आपका अप्रूव हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इट गोज टू द कंट्री टॉप लीडर, लाइक जो प्रेसिडेंट है, टू से दिस इज नाउ अ रूल। अगर वो पार्लियामेंट से पास हो गया है तो आपकी जो कंट्री के जो लीडर हैं, लाइक जो प्रेसिडेंट हैं, उनको क्या, वो क्या बोलेंगे कि जो ये बिल है वो क्या बन गया, हमारे कंट्री का एक रूल बन गया है, एक लॉ बन गया है, या एक लाइक जो भी, ठीक है, कि हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे इस तरीके से। उसके बाद 6 पे क्या बनता है, बिकम अ लॉ। वंस इट अप्रूव द आइडिया बिकम अ रियल लॉ कॉल्ड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नाउ एवरीवन मस्ट फॉलो इट। अब ये सब जगह पास हो गया है, पार्लियामेंट में पास हो गया, प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि अब ये रूल बन गया। अब लास्ट स्टेप में क्या बना है, लॉ बना है, और हम इसी लॉ को क्या बोल रहे हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। की जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है उसको ही हम बोलते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या होगा, नाउ एवरीवन फॉलो इट। हर किसी को कंट्री के अंदर जो भी सिटीजन्स है, किसी भी तरीके का लॉ बना है तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आई होप आपको क्लियर हो गई। मैंने एक आपको पूरे सिनेरियो से समझाने की पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्वेश्चन 2021-22 में आया था हमारा, ये लाइक सेक्शन ए में पूछा गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेसिकली होता है क्या, आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ से क्या समझते हो। जब भी आप लाइक देखते हो ना बिजनेसेस वगैरह, तो वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पार्टीज एंड एक ए पार्टीज एक बी पार्टीज, वो अपने दोनों अपना आइडिया शेयर करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ हम बिजनेस डील कर सकते हैं तो वो क्या करते हैं कि हाँ ठीक है हम आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेके आएंगे, आप उस पर सिग्नेचर कर देना, देन हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है, दोनों पार्टीज के बीच में क्या होता है, एक डील होती है जो ये बताती है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से काम करेंगे, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके अंदर उस प्रोजेक्ट की क्या क्या डेडलाइंस होगी, वो कितने पैसे वगैरह में कर रहे हैं, उनके कितने शेयर्स होंगे, वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। आई होप आपको क्लियर होगा। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर 1872 में हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ था वो आया। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज अबाउट रूल्स दैट डील विद एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी पीपल्स बिजनेसेस और ग्रुप। वही कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है, हमारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो दोनों पार्टीज के बीच में होते हैं। कब होते हैं, तब वो किसी भी चीज पे काम करते हैं या किसी भी लाइक एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ का यूज करते हैं। इट हैज मेक श्योर दैट व्हेन पीपल मेक प्रोमिसेस टू ईच अदर दे कीप दोज प्रोमिसेस और फेस कॉन्सिक्वेंसेज। लाइक अगर आप एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हो और आपने वो प्रोमिसेस कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लिखा है तो आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कॉन्सिक्वेंसेज देखने पड़ेंगे। लाइक आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, या आपको बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज लाइक अ सेट ऑफ रूल्स टू कीप डील्स फेयर एंड ऑनेस्ट फॉर एवरीवन। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक तरीके से इस तरीके से कि वो सेट ऑफ रूल्स हैं और वो क्या करता है, लाइक दोनों पार्टीज के बीच में एक ऑनेस्टी, एक ट्रस्ट बिल्ड करता है कि हाँ हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर ये अगर चले भी गए तो हमें लाइक इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, या अगर इन्होंने हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो इन्हें हमें क्या देने पड़ेंगे, डबल पैसे देने पड़ेंगे, कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है। ये इसका एक डायग्राम है। कॉन्ट्रैक्ट लाइक एग्रीमेंट होता है प्लस इनफोर्सिबल इन लॉ को मिलकर हमारा क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक आता है टॉर्ट। टॉर्ट का क्वेश्चन 2022 इसमें आता है, ये भी हमारा 2 नंबर में आता है, ठीक है। तो टॉर्ट बेसिकली होता क्या है, अब टॉर्ट लाइक आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाइक मैं जा रही हूँ और मैंने किसी को धक्का दे दिया है, तो ये क्या है, टॉर्ट। आपने किसी कोई क्राइम नहीं किया है बट किसी को आपने हार्म किया है, दैट इज कॉल्ड टॉर्ट। जैसे आप बोलते हो ना कि अगर आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप क्या बोलते हो कि अरे बाहर मिलेंगे, बाहर मिलना, हम बाहर देखेंगे, हम अपने बंदे बुलाएंगे, तुम अपने बुलाना, वही लड़ाई झगड़ा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, टॉर्ट। आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो बट आप किसी को हार्म कर रहे हो, दैट इज नोन एज टॉर्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। वही इसके अंदर लिखा हुआ है
A tort is a civil wrong. Tort क्या है? एक सिविल रॉन्ग है, मीनिंग इट्स नॉट अ क्राइम बट स्टिल समथिंग हार्मफुल. ये कोई क्राइम नहीं है बट ये क्या है? स्टिल ये किसी को हार्म कर रहा है. लाइक जैसे हर्टिंग समवन फिजिकली, अगर आप किसी को फिजिकली हर्ट करो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जाते जाते किसी को धक्का दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड टॉर्ट. हार्मिंग देयर रेपुटेशन, आप किसी को बेइज्जती कर रहे हो, तो ये क्राइम थोड़ी है. बट आप वो टॉर्ट ही होता है. ये क्या है? टॉर्ट है. आप किसी की रेपुटेशन को कम कर रहे हो. कॉजिंग फाइनेंशियली लॉस, आप किसी से उधार ले रहे हो और फिर आप उसका उधार नहीं लौटा रहे हो, तो ये क्या है? टॉर्ट. ये होता है हमारा टॉर्ट. आई होप आपको क्लियर होगा. टॉर्ट तो आपको पता होगा कि ये सब तो होता रहता है लाइफ में. ठीक है. हाँ, यही हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है. आई होप कि आपको क्लियर होगा कि यूनिट 3 में जितना अब तक पढ़ा है आपको क्लियर होगा. अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें. अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं. मिलते हैं किसी अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.